आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी भी कंट्री का एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल रिपोर्ट कार्ड है। बहुत सभी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, पैसे का लेन देन होता है, ठीक है। बट उस पैसे के लेन देन के साथ उस बिजनेस में उनको कुछ लॉस होता है, कुछ उनको प्रॉफिट होता है। या तो उनका जो रिजर्व है वो डेफिसिट में रहेगा या सरप्लस में रहेगा, तो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू शो किया जाता है और उसको स्ट्रीमलाइन किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम इसके स्ट्रक्चर और डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें तो देखिए, ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ऑब्वियस है, पैसे का लेन देन है तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जनरेट होगा ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। पैसे का लेन देन है, मनी एक्सचेंज हो रही है, तो ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे बाय अ रेजिडेंट। इसको करने वाला जो पर्सन रहेगा वो रेजिडेंट होगा, और जिसके साथ किया जाएगा दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट कब किया जाएगा? इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विच इज अ फिस्कल ईयर, जो कि इंडिया में शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये रशिया है, चाइना है, वहां पर ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी होता है। बट इंडिया में इट इज द रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन गुड्स, सर्विस एंड एसेट्स। ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन किस चीज का होगा? कोई ना कोई गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगी या एसेट्स होंगे बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, टिपिकली ईयर। देखिए, ये एक तरह के रिकॉर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स का स्टेटमेंट है। जब भी हम नॉर्मल भी अगर किसी आप इंडिविजुअल का आप अकाउंट चेक करेंगे, कोई बैंक अकाउंट चेक करेंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं उन सभी का स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो वही सब यहाँ है, वो होगा आपका गुड्स में, सर्विसेज में और एसेट्स में बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में किसी के साथ भी कर सकता है। ऑब्वियसली जब क्रॉस बाउंड्री बिजनेस है तो आपको अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर जाकर बिजनेस करना होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट द विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड होगा ये होगा आपका फिस्कल ईयर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में बात की जाएगी तो ये दो अकाउंट्स के थ्रू जनरेट किया जाता है, ठीक है। दीज आर करेंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। वैसे आईएमएफ ने अपने जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट कर दिया है, जिसमें इन्होंने एक और अकाउंट को ऐड किया है, दैट इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। बट इंडिया में आरबीआई अभी भी इन्हीं दो अकाउंट्स के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट को पब्लिश करती है, इसलिए हम लोग केवल इन दो ही अकाउंट्स को पढ़ेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। अभी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो किस तरीके से होते हैं, किस किस टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन होगा विजिबल ट्रांजेक्शन्स। विजिबल ट्रांजेक्शन्स में टेंजिबल ट्रांजेक्शन्स, जिसको आप छू सकते हो या महसूस कर सकते हो किसी भी चीज को, ठीक है, दैट इज विजिबल ट्रांजेक्शन्स। जिसमें आते हैं आपके, जैसे एग्जांपल दिया है गुड्स, ओके। इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स जैसे सर्विसेज, मान के चलिए कोई पर्सन है आपको शिपिंग की सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो शिपिंग का काम करता है, तो शिपिंग एक तरीके से सर्विसेज है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को सामान ले जाना। बट आप उसको, वो टेंजिबल नहीं है, इनटेंजिबल है, आप उसको महसूस कर सकते हैं बट आप उस सर्विस को छू नहीं सकते, दैट इज इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स। थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स। देखिए, मान के चलिए विराट कोहली किसी भी कंट्री में क्रिकेट खेलने जाते हैं, उन्होंने वहां पर अच्छा क्रिकेट खेला तो उसके लिए उनको एक प्राइज मनी मिलती है $5,000। अब $5,000 में ऐसा तो है नहीं कि विराट कोहली ने उस कंट्री को अपनी कोई सर्विसेज दी हैं या उन्होंने उसको कोई गुड्स दिए हैं, तो उसको बिना गुड्स के, बिना सर्विसेज के ही एक ट्रांजेक्शन करने को मिला $5,000 का। दैट इज, इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स को बोला जाएगा यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ये जो तीनों ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये आपके आते हैं करंट अकाउंट में। और कैपिटल ट्रांसफर में आपके आते हैं लैंडिंग और बोरोइंग, जो कि होते हैं आपके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी एक रेजिडेंट लैंडिंग करता है या बोरोइंग करता है वो करेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल ट्रांसफर्स। इनके बारे में हम आगे बात करते हैं एक अच्छे एग्जांपल से। एक एग्जांपल में समझाऊंगा आपको, इसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को किस तरीके से सेटल किया जाता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट। देखिए, करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड्स, गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो करंट अकाउंट होते हैं उसमें आपकी केवल 4 चीजें ही कैलकुलेट की जाती हैं। सॉरी, इसमें 4 है लेकिन वैसे जनरली 3 चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। एक होते हैं आपके विजिबल ट्रांजेक्शन्स, एक होते हैं इनविजिबल ट्रांजेक्शन्स
और थर्ड वन इज यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन्स। केवल इन्हीं के थ्रू ही आपका करंट अकाउंट सेटल होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसकी एग्जांपल में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से करंट अकाउंट को सेटल किया जाता है। ये आपका करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपके तीन तरीके से करंट अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड द ट्रांसफर पेमेंट्स। ऑलरेडी डेफिनेशन में दिया हुआ है करंट अकाउंट आपका कब होगा, जब केवल इसमें ट्रेड गुड्स में होंगे, ट्रेड सर्विसेज में होंगे और पेमेंट ट्रांसफर होगी। तो देखिए गुड्स का जो ट्रेड होता है उसमें होता है आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और ये जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलेंगे। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो आपका तीन तरीके से हो सकता है। अगर मान के चलिए आपका एक्सपोर्ट 100 रुपीज है और इंपोर्ट आपका 90 रुपीज है, तो ये आपका 100 रुपये आपके पास आए और 90 रुपीज का आपने पेमेंट कर दिया, तो यहां आपका होगा सरप्लस, तो ये होगा प्लस 10 रुपीज। अगर मान के चलिए ये 90 है और ये 100 है, तो ये होगा आपका डेफिसिट में, तो ये होगा आपका 10 रुपये डेफिसिट में। ओके, और अगर ये 100 है और ये भी 100 है, तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस्ड। तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा वो तीन फॉर्म में रहेगा, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज। अब सर्विसेज में भी दो तरीके से होती है, नेट फैक्टर इनकम और आपकी नेट नॉन फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम में क्या होता है, जहां पर आपका फैक्टर ऐड होता है। फैक्टर ऐड कैसे होगा, मान के चलिए आपके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और वो कंट्री के बाहर काम कर रहे हैं और कंट्री को अर्निंग करके दे रहे हैं, तो वो हो गया आपके फैक्टर इनकम। यहाँ पे आपको कंपनसेशन दिया जा रहा है एम्प्लॉइज को और वो कमा कर दे रहा है कंट्री को, दैट इज नेट इनकम फ्रॉम द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ नेट इन्वेस्टमेंट है, किसी कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री में कोई भी लैंड खरीदी या किसी कंट्री को कोई भी लैंडिंग की, ठीक है, तो उससे जो इंटरेस्ट या फिर जो भी रेंट आ रहा है उसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। वहां भी अर्निंग हो रही है कंट्री की, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। दूसरा होता है नेट नॉन फैक्टर इनकम। इसमें आपकी शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एटसेट्रा, ये सारी सर्विसेज जो इनटेंजिबल सर्विसेज हैं वो दी जाएंगी। ठीक है, और यहाँ होते हैं आपके ट्रांसफर्स विच इज यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस विच कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, रिमिटेंसेस एंड ग्रांट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार और समझ लीजिए इसको, करंट अकाउंट में आपके तीन कंपोनेंट होंगे, गुड्स, सर्विसेज और पेमेंट ट्रांसफर। गुड्स में होता है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसी को हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, करंट अकाउंट की जो सर्विसेज का जो ट्रेड होगा उसमें दो तरीके से सर्विसेज होती है, नेट फैक्टर इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम। ये बेसिकली आपका सर्विसेज वाला पार्ट है। जो भी हम सर्विसेज देते हैं, जो भी इनटेंजिबल गुड्स होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं मनी के साथ में, दैट इज ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स कंसिस्ट गिफ्ट्स, रिमिटेंसेस या ग्रांट्स। मैं आपको विराट कोहली वाला जो एग्जांपल दिया वो आपका इसी में आएगा, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स में, जिसमें गिफ्ट्स होते हैं जो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बैलेंस जो होता है करंट अकाउंट का वो तीन तरीके से हो सकता है, या तो वो सरप्लस होगा या बैलेंस्ड होगा या डेफिसिट में होगा। मान के चलिए आपके पास 100 रुपए आपने कमाए, किसी कंट्री ने 100 रुपए कमाए और 90 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो ये होगा आपका सरप्लस। यहाँ आपको 10 रुपीज की बचत हो गई। अगर 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए का ही पेमेंट कर दे रहे हैं, तो ये होगा आपका बैलेंस्ड, कुछ बच नहीं रहा है इसमें। और यहाँ अगर 100 रुपए का कमा रहे हैं और 110 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, 110 रुपए हमारे पास पेमेंट के हैं, तो ये यहाँ होगा आपका 10 रुपीज डेफिसिट में, तो इसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ करंट अकाउंट इज इन बैलेंस व्हेन रिसीट्स और करंट अकाउंट आर इक्वल टू द पेमेंट ऑन द करंट अकाउंट। ठीक है, ये बैलेंस्ड हो जाएगा आपका। ए सरप्लस करंट अकाउंट मींस दैट नेशन इज अ लेंडर टू द कंट्रीज। ओके, एंड डेफिसिट करंट अकाउंट मींस दैट द नेशन इज अ बोरोअर फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो ये सभी इनके बीच में डिफरेंस रहेंगे, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप, सरप्लस कब कहेंगे, बैलेंस्ड कब कहेंगे और डेफिसिट कब कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, जब ट्रेड इन गुड्स, जब गुड्स में ट्रेडिंग होती है तो वहां पर दो कंपोनेंट होते हैं आपके, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। ठीक है, तो इन दोनों का जो समीशन निकल के आता है या जो डिफरेंस निकल के आएगा उसी को हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। मान के चलिए 100 रुपए है, ये 90 रुपए है, तो सरप्लस। अगर ये 90 रुपए है और ये 100 रुपए है तो ये डेफिसिट,
और ये भी 100 रुपये है और ये भी 100 रुपये है, तो मीन्स ये बैलेंस्ड। तो 3 तरीके से आपका हो सकता है, सरप्लस, डेफिसिट एंड बैलेंस्ड, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड्स। आगे बढ़ते हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, 3 तरीके से कैपिटल अकाउंट्स हो सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बोरोइंग हो सकती है, और एक्सटर्नल असिस्टेंस मींस लैंडिंग हो सकती है। लैंडिंग को ही आप असिस्टेंस भी कह सकते हो और असिस्टेंस को आप लैंडिंग भी कह सकते हो। ओके, अब इन्वेस्टमेंट होता है 2 तरीके से, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है उसको हम FDI और FII से समझ सकते हैं। FDI इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FII इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए FDI होता है कंप्लीट इक्विशन या मालिकाना हक या कंप्लीट ओनरशिप। जैसे मान के चलिए जगुआर का टाटा सन्स ने पूरा खरीद लिया, तो इसका ये हो गया कि ये इसका पूरा मालिक है, ठीक है। और FII होता है आपका कुछ परसेंटेज की ओनरशिप, कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट। जैसे बहुत सारे बाहर की कंपनीज होती है, जैसे एप्पल ने अडानी के 10% शेयर खरीद दिए, तो उसका कुछ परसेंटेज ओनरशिप हो जाएगी, कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि एप्पल अडानी की मालिक हो गई, ठीक है। तो यही फर्क होता है FDI में और FII में। FDI में आपने कंप्लीट उसको खरीद लिया है, उसका पूरा का पूरा जो कंप्लीट ओनरशिप है वो किसी कंपनी के पास है। FII में होता है आपका कुछ परसेंटेज इन्वेस्टमेंट, कुछ परसेंटेज की ओनरशिप, कंप्लीट ओनरशिप नहीं, ठीक है। एक्सटर्नल बोरोइंग मीन्स बाहर से लोन ले लेना, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेब्ट्स होते हैं सारे के सारे। और एक्सटर्नल असिस्टेंस मीन्स गवर्नमेंट एड होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल मल्टीलेटरल बायलेटरल लोन्स होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, या फिर किसी अमेरिका से लोन लिया जाता है, या फिर यूरोपियन कंट्री से लोन लिया जाता है, दैट इज एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो इसको ऐड किया गया है, इसको कंसिस्ट किया गया है कैपिटल अकाउंट्स में। ओके, कैपिटल अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट, ठीक है। इस लाइन को देख, एग्जांपल के थ्रू हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वर्क करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरोइज करने में हेल्प करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये आपका डेबिट आइटम और ये है क्रेडिट आइटम। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है आपका डबल एंट्री मैकेनिज्म होता है, दैट इज द डबल एंट्री सिस्टम। ओके, जिसमें एक डेबिट लैग रहेगा, एक क्रेडिट लैग रहेगा। जिस तरीके से आपका करेक्ट नॉर्मल बैंक अकाउंट में होता है कि जब कहीं से पैसा कटेगा तो कहीं क्रेडिट होगा, ठीक है। बैंक से पैसा डेबिट होता है तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें होगा, कहीं पैसा डेबिट होगा और कहीं पे क्रेडिट होगा। देखिए इसमें आउटफ्लो ऑफ मनी रहेगा, इनफ्लो ऑफ मनी रहेगा। आउटफ्लो ऑफ मनी मीन्स हमारे कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है, इनफ्लो ऑफ मनी मीन्स हमारे कंट्रीज में पैसा आ रहा है। अब देखिए अगर हम कभी गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंपोर्ट करते हैं, अगर हमने सामान और सर्विसेज बाहर से ली हैं तो ऑब्वियसली हमें उसका पैसा देना पड़ेगा, तो पेमेंट हमारे कंट्री से बाहर जाएगी। अगर हमने एक्सपोर्ट किया है गुड्स और सर्विसेज का, हमने कोई सामान बाहर बेचा है या फिर कोई भी सर्विस हमने बाहर के कंट्रीज को दी है, उसके रिस्पेक्ट में हमें जो पैसा मिलता है वो हमारे कंट्री में आएगा, वो हमारी रहेगी अर्निंग। यूनिलेटरल ट्रांसफर में मान के चलिए बाहर से कोई प्लेयर आया, अच्छा खेला, उसको गिफ्ट मिला, मीन्स हमारे कंट्री से पैसा बाहर गया। और विराट कोहली बाहर गए, अच्छा के लिए गिफ्ट मिला, बाहर का पैसा हमारे कंट्री में आया, दैट इज यूनिवर्सल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये होगा आपका BOT। मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूं, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ के चलिए कि ये 100 है और ये 110 है, दैट मीन्स ये होगा आपका सरप्लस में। 100 रुपए गए और 110 रुपए आए, 10 रुपए आपका प्लस हो गया, दैट इज सरप्लस। अगर ये 100 रुपीज है और ये 90 रुपीज है तो ये हो गया आपका डेफिसिट, 10 रुपए का डेफिसिट। और ये 100 है और ये भी 100 है, दैट मीन्स ये हुआ आपका बैलेंस ट्रेड, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए हमने गुड्स 100 रुपीज के परचेज किए, सर्विसेज हमने 100 रुपीज की परचेज की, और हमारे पास जो ट्रांसफर हमारे कंट्री से गए वो भी 100 रुपीज के गए, और हमने एक्सपोर्ट किया 90 रुपीज का, सर्विसेज भी हमने 90 रुपीज की एक्सपोर्ट की, और हमारे पास पैसा भी 90 रुपये आया, ठीक है। ये हुआ 300 रुपीज और ये हुआ 270 रुपीज। मीन्स ये जो पूरा करंट अकाउंट में जो भी बिजनेस हुआ है, जो भी आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है मनी का, वो हुआ है आपका डेफिसिट में, ठीक है। ये हुआ डेफिसिट में। अगर समझ के चलिए कि ये 300 होता और ये 370 होता, तो हम ये समझ के चलते कि ये 70 रुपीज सरप्लस हुआ है। इसमें भी देखिए 3 कंडीशन यही होंगी, डेफिसिट, सरप्लस और बैलेंस्ड। अगर ये 300 रुपये होता और ये भी 300 रुपये होता तो ये होता आपका बैलेंस्ड, ठीक है।
बट अभी की कंडीशन में हम मान के चलते हैं ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये हुआ 270। ओके, तो ये हुआ डेफिसिट में। अब हम लोग क्या करेंगे, जब डेफिसिट है हमें करंट अकाउंट का जीरोइजेशन भी करना रहेगा, इसको कंप्लीट क्लोज भी करना रहेगा। क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे बाहर से। अगर हमें बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो उसमें से हम कुछ पैसा निकालकर हम इसमें डाल देंगे करंट अकाउंट में। देखिए, कैपिटल अकाउंट का जो पर्पस है वो है करंट अकाउंट की डेफिसिट को कंप्लीट करना। ठीक है, करंट अकाउंट को क्लोज करना कैपिटल अकाउंट का पर्पस होता है, उसको रन करने का। ठीक है, तो देखिए अगर हम बाहर से बोरोइंग लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो यहां से पैसा निकाल के हम करंट अकाउंट को जीरो कर देंगे। और अगर ऐसी कंडीशन होती है कि ना तो हमें बोरोइंग मिलती है ना कोई इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम जाएंगे आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व। हमारा जितना भी फॉरेन रिजर्व होता है उसकी कस्टडी आरबीआई के पास होती है, क्योंकि आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी ऑफ अ बैंकिंग सिस्टम। ओके, आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, हम आरबीआई के पास जाएंगे, वहां से हम इनके पास बहुत सारा फॉरेन रिजर्व होता है, वहां से हम थोड़ा कुछ फॉरेन रिजर्व निकालकर हमारा जो करंट अकाउंट है उसको हम लोग जीरो कर देंगे। अब आरबीआई के पास जब हम गए और उन्होंने अपना करंट अकाउंट में से अपने फॉरेन रिजर्व में से करंट अकाउंट के लिए कुछ फॉरेन रिजर्व निकाल कर दिया, तो इस कंडीशन में आरबीआई का फॉरेन रिजर्व आएगा डेफिसिट में। ऑब्वियसली आरबीआई के पास अगर 100 रुपीज हैं और हमें बैंक करंट अकाउंट क्लोज करने के लिए 2 रुपए चाहिए, तो ये 98 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेफिसिट में। अगर हमारे पास 370 होते, ये होते 270, ये हमारा होता 270 और ये होता 300, तो हमारे पास 30 रुपीज क्या होते, सरप्लस में होते। उसको हम लैंड करते, इन्वेस्टमेंट करते उससे एफडीआई और एफआईआई में, वहां से अर्निंग आती तो वो हम देते आरबीआई को। अब एक चीज समझिए कि अगर हमारे पास यहां पर लैंडिंग इन्वेस्टमेंट से अगर 10 रुपए हमारी अर्निंग आती है, आरबीआई के पास 100 रुपीज के फॉरेन रिजर्व है, अगर हम उनको 10 रुपए और दे देते तो उनका सरप्लस हो जाता फॉरेन रिजर्व, हमारा जो कंट्री का फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ जाता। तो इसलिए जब करंट अकाउंट डेफिसिट में होता है, करंट अकाउंट जब डेफिसिट में होता है तो आरबीआई से हम लोग पैसा लेंगे, आरबीआई के फॉरेन रिजर्व से हम लोग पैसा निकालेंगे। और जब हम सरप्लस में होते हैं, जब हमारा करंट अकाउंट जो सरप्लस में होगा, तो वहां से हम लोग आरबीआई को पैसा देंगे। तो इस कंडीशन में आरबीआई का जाएगा डेफिसिट में और ये जाएगा सरप्लस में। यहां आरबीआई का फॉरेन रिजर्व रहेगा डेफिसिट में, यहां रहेगा सरप्लस में। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो जितना था उतना का उतना बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब कंप्लीट करने के बाद यहां पर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाता है बंद। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को बंद कर दिया जाता है, या तो आरबीआई को पैसा दे दिया जाएगा, या आरबीआई से पैसा ले लिया जाएगा, या फिर आरबीआई को ना कुछ लिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा। ठीक है, आपका जो भी सेटलमेंट है वो बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट से सेटल कर लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में लास्ट में जाकर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हो जाएगा क्लोज। यही इसका पर्पस होता है कि करंट अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कंट्री का बिजनेस है उसको मेंटेन रखने के लिए करंट अकाउंट यूज किया जाता है। और जब करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा, उसको मैनेज करने के लिए, उसको जीरोइजेशन करने के लिए आपका कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैलेंस ऑन अ कैपिटल अकाउंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस होगा या तो वो सरप्लस में होगा, बैलेंस्ड होगा, या फिर डेफिसिट में होगा। सरप्लस में अगर आपके पैसा ज्यादा आया और पेमेंट कम गई तो होगा आपका सरप्लस में। पेमेंट और इनकम दोनों बराबर हैं, दैट इज बैलेंस्ड इनकम। और अगर पेमेंट ज्यादा है और पेमेंट ज्यादा है और इनकम कम है, दैट इज डेफिसिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय द कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ओके, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरीके से करंट अकाउंट का जो डेफिसिट होता है वो कैपिटल अकाउंट को पूरा करना होता है। ठीक है, और अगर मान के चलिए करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब करंट अकाउंट का डेफिसिट कंप्लीटली इंटरनेशनल लैंडिंग से विदाउट एनी रिजर्व मूवमेंट, अगर हम आरबीआई से ना कुछ लेते हैं और केवल इंटरनेशनल लैंडिंग या बोरोइंग से हम लोग उसको कंप्लीट कर देते हैं करंट अकाउंट को, तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपका हो जाएगा बैलेंस्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सेकंड के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मान के चलिए हमारा पेमेंट ज़्यादा है और अर्निंग कम है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरोइज करने के लिए आरबीआई का जो फॉरेन एक्सचेंज
रिजर्व है उससे हम पैसा ले लेंगे और इस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। इस कंडीशन में ये जो सिस्टम होता है द आरबी दैट इज कॉल्ड एज ऑफिशियल रिजर्व सेल, इसको हम कहेंगे ऑफिशियल रिजर्व सेल। अगर ऑफिशियल रिजर्व डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो इसको कहेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है या सरप्लस है। अगर डिक्रीज हुआ तो डेफिसिट, इंक्रीज हुआ तो सरप्लस। आगे बढ़ते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।